नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है निबंध लेखन। निबंध कैसे लिखते हैं? ये एक कला होती है। किसी भी व्यक्ति के लेखन कौशल के मूल्यांकन की सबसे बेहतर कसौटी जो होती है और ठोस कसौटी जो होती है वो होती है निबंध। इसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के ज्ञान के बारे में हम पता कर सकते हैं, अनुभव के बारे में जान सकते हैं, उसकी सोच कैसी है इसके बारे में जान सकते हैं, उसके नजरिया जान सकते हैं और जो भी निबंध के अंदर विषय दिया होता है, विषय जो भी टॉपिक दिया होता है उसके प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में भी हम सही से जान सकते हैं, सही से परख सकते हैं। इसीलिए परीक्षाओं में परीक्षार्थियों से अक्सर किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखने को प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आपको कोई सा भी एग्जाम हो। जैसे कोई मान लीजिए स्कूल का एग्जाम हो, आप 6, 7, 8, 10th 12th में पढ़ते हैं, तब भी आपको निबंध पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई अगर बड़ी परीक्षाएं है, जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है, डिसीजन लेना होता है, उसमें निबंध अक्सर पूछी जाती है। जैसे आपने सुना होगा एक परीक्षा होती आरओ, एआरओ और फिर यूपीएससी या पीसीएस, कोई सी भी एक परीक्षा आप ले सकते हैं। हर परीक्षा में ज्यादातर क्या होता है, निबंध आपसे पूछा जाता है। इससे क्या है, जो जो अथॉरिटी है, जो संस्था है, वो आपके बारे में ये जान लेती है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप सोच कैसा पाते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है। इसीलिए एक प्रभावशाली निबंध लिखने के लिए क्या होता है, वो एक कला होती है और इसके पीछे कुछ तथ्य छिपे होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे हम निबंध को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। किसी भी व्यक्ति, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसके बाद क्या है, इसमें जो मुख्य बिंदु आज के चैप्टर में वो होंगे। हम पहले से जानेंगे कि निबंध के अंग क्या क्या होते हैं, उसके बाद निबंध के प्रकार देखेंगे, उसके बाद निबंध लेखन करने का चरणबद्ध तरीका क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम सबसे लास्ट में एक निबंध भी देखेंगे कि कैसे निबंध को हम बेहतर बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक लिखा हुआ निबंध देखेंगे। ज्यादा नहीं, 4, 5, 7 मिनट का ये चैप्टर है और आज इसमें समझ जाएंगे कि हम कैसे निबंध को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मैंने बता दिया आपको, लेखन जो कला है, और कला क्या होता है, लेखन एक कला है और कला को हम प्रैक्टिस से अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं निबंध के अंग की। तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला होता है भूमिका या प्रस्तावना। निबंध को शुरुआत जब करते हैं, जैसे कोई टॉपिक दिया हुआ है और उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं, उस टॉपिक के बारे में जो सबसे ऊपर एक स्टैंजा में जानकारी देते हैं उसको बोलते हैं प्रस्तावना या भूमिका बोलते हैं। उसके बाद मध्यभाग या इसको विषय विस्तार भी कहते हैं। जब वो जिसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देने के बाद कोई भी टॉपिक दे दिया, मान लीजिए आतंकवाद दिया हुआ है, तो अब आतंकवाद के बारे में ऊपर से लिख देंगे कि कैसा आतंकवाद होता है और किस प्रकार से आतंकवाद बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखने के बाद फिर इसके बाद मध्य भाग में आपको बड़ा चढ़ाकर लिखना, पूरा विस्तार से लिखना है कि आतंकवाद किस प्रकार के होते हैं और देश के अंदर आतंकवाद कौन कौन से रीजन में है। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है तो वो कहां से पनपता है। इसके बाद आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो जंगलों के अंदर आतंकवाद मतलब टेरर फंडिंग होता है, उसके बारे में अलग जानकारी पाए। पूर्वोत्तर में चाइना से किस प्रकार से इन्वेशन हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपको लिखने का आता है उपसंहार या निष्कर्ष। जब भी आप पूरा कोई टॉपिक विस्तार कर देते हैं उसके बाद इस पर निष्कर्ष लिखा जाता है कि इसका अंत भाग जो होता है उसको बोलते हैं निष्कर्ष। यानी कि हम, जैसे हमने आतंकवाद का ही टॉपिक लिया तो लास्ट में हम लिखेंगे कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, गवर्नमेंट इस पर किस प्रकार से नई नीतियां बना सकती है और एक आम आदमी इससे छुटकारा पाने के लिए, इसके निवारण के लिए क्या कर सकता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद होता है अब निबंध के प्रकार जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। निबंध के वैसे कई प्रकार होते हैं लेकिन मुख्यतः हमने यहाँ पर 4 प्रकार बताए। पहला है वर्णनात्मक निबंध। जो वर्णनात्मक निबंध होता है, इसमें क्या होता है कि ये वर्णनात्मक निबंधों के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति विशेष, ऋतु विशेष आदि का इसमें वर्णन किया जाता है। जैसे कोई ऋतु है, अब आपके पास जैसे छोटी क्लासेस होती हो जब, तो बसंत ऋतु पर आप लिख दीजिए, ग्रीष्म ऋतु पर आप लिख दीजिए, गर्मियों के बारे में लिख दीजिए। तो ये क्या है, ये छोटी क्लासेस की निबंध अक्सर ये पूछे जाते हैं। इसके बाद होता है भावात्मक। भाव मानी सीधी सी बात है, फीलिंग आपकी क्या है, इमोशंस क्या है। तो भावात्मक निबंधों में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें भावों की प्रधानता होती है। जैसे क्या है, सूक्ति दी होगी आपको, लोकोक्ति दी होगी। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या फिर झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप, इस पर निबंध लिखिए। ये बड़ी क्लासेस में भी आ जाता है। जो बड़ी क्लासेस होती हैं या कोई
मान लीजिए कोई बड़ी एग्जाम है उसमें भी आ जाता है इस प्रकार का। तो इसमें क्या झूठ बराबर पाप। तो अब आप समझ सकते हैं कि झूठ बराबर पाप क्या है। पहले इस टॉपिक को समझिए, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से आप लिखिए। इसके बाद होता है व्याख्यात्मक निबंध। व्याख्यात्मक निबंधों में क्या होता है, इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत तथ्यों के आधार पर विषयों का विश्लेषण अथवा व्याख्या की जाती है। जैसे आपने क्या है, आपको टॉपिक दिया है भारत की अर्थव्यवस्था। क्या दिया है? भारत की अर्थव्यवस्था। अब ये क्या है, जब अर्थव्यवस्था टॉपिक आ गया तो आपको मालूम है इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तो आप व्याख्या करके इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार को इसको व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध भी कहते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध है या फिर आतंकवाद का मैंने जो बताया था वो भी एक टॉपिक है। सबसे अंतिम और ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये है वर्णनात्मक निबंध, सॉरी विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध के अंदर क्या है, विज्ञान है, जैसे विज्ञान के बारे में या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में, इस प्रकार की जब निबंध लिखे जाते हैं तो ये क्या होते हैं, विचारात्मक, यानी कि इसमें विचार किया जाता है। अब क्या है, लेखन का चरणबद्ध तरीका क्या है। इसमें तो हमने ये देख लिया है कि निबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब ये टॉपिक के बारे में बता दिया, कौन सा टॉपिक कौन से अंतर्गत आता है। और सबसे इंपोर्टेंट है, लेखन का एक चरणबद्ध तरीका क्या होता है कि हम लेखन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपको शीर्षक दिया होता है उसका सही से अध्ययन करो कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए आपको टेररिस्ट के बारे में बताना है, टेररिस्ट की, तो आप सबसे पहले तो ये समझिए टेररिस्ट होता क्या है, आतंकवादी होते क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि अगर आपको आतंकवादी के ऊपर दिया हुआ है और आप लिख रहे हैं डकैती के बारे में, चोरियों के बारे में, मोहल्ले में चोरी हो गई उसके बारे में, नहीं। आतंकवादी अलग चीज है, आतंक अलग चीज है और चोरी अलग चीज है। ये दोनों के दोनों अलग टॉपिक है। तो यानी कि शीर्षक जो है आपका अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपको दिमाग में प्रारूप तैयार करना है कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, बीच में कैसे लिखना है और अंत में कैसे लिखना है। इसके बाद क्रमबद्धता होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आतंकवाद का ही दिया है, जब शुरू में आप लिखेंगे तो इसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और ये क्या है, जो प्रस्तावना आप लिखेंगे तो उसमें क्या है, थोड़ी सी इसकी जानकारी डालेंगे। उसके बाद मध्य भाग में इसका पूरा विस्तार करेंगे और जो लास्ट में जो लिखा जाएगा निष्कर्ष, उसमें क्या लिखेंगे, आपको लिखना यह है कि हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं, इसका निवारण क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसके बारे में। इसके बाद भाषा शैली और जो शब्द चयन है वो उपयुक्त होना चाहिए, यानी कि जो आप शब्द डालते हैं वो सरल होनी चाहिए। ज्यादातर निबंधों में क्या होता है कि लड़के कठिन से कठिन या जो विद्यार्थी है वो कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि निबंध बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है और सामने वाले को समझने में उसमें दिक्कत होती है। तो निश्चित तौर पर इसको आपको निश्चिंत कर ये होना चाहिए कि आपको जो शब्द चयन है वो बहुत सरल होना चाहिए, भाषा शैली सरल होना चाहिए, जिससे कि एक आम व्यक्ति भी आप कहना क्या चाहते हैं इस बात को समझ जाए। निबंध लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करें। निबंध को और खूबसूरत बनाने के लिए आप उसके अंदर मुहावरे वगैरह का प्रयोग करते हैं। आपको मुहावरे पता हो, आपको लोकोक्तियां पता हो, यदि आपको उससे संबंधित कविता पता हो या आपको उससे संबंधित कोई कोटेशन पता हो, आप उसको डाल देते हैं तो वो निबंध और भी खूबसूरत बन जाता है। इसके बाद शब्द सीमा बहुत उपयुक्त है। अगर आपको बोला है कि आपको 150 शब्दों में लिखना है तो 100 से लेकर 150 के बीच में होता है, सॉरी 120 से लेकर 150 के बीच में हो जाता है, ये सबसे उपयुक्त है। अब 150 से 170 चला जाता तो भी कोई बात नहीं, अगर 150 से 200 चला जाता है तो मान लीजिए कि आपका इंप्रेशन चेक करने वाला एग्जामिनर है उसके ऊपर खराब जाएगा, उसको लगेगा इस व्यक्ति को अपने शब्दों के अंदर सीमा नहीं है और ये कुछ ज्यादा बड़बोला एक्सट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है, तो आपका इससे क्या इंप्रेशन खराब होता है, मार्क्स कटते हैं। इसके बाद जो लास्ट में आप जो निष्कर्ष लिखते हैं वो ज्यादातर एग्जामिनर कंप्लीट पढ़ते हैं, मध्य भाग पढ़े या ना पढ़े, जो प्रस्तावना है वो और निष्कर्ष अक्सर मैक्सिमम जो एग्जामिनर्स हैं कंप्लीट पढ़ते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। अब हम लास्ट में, ये हो गया हमारा लेखन का चरणबद्ध तरीका क्या था, इसके बारे में जान लिए। अब लास्ट में और अंतिम सबसे इंपोर्टेंट है, उसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे लिखते हैं। ये मैंने थोड़ा सा निबंध हल्का सा लिखा, ज्यादा नहीं। राष्ट्र निर्माण में जो नारी का योगदान है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। अब देखिए शुरू में यहां से लेकर यहां से क्या है, हमने एक वो लिखा है, एक प्रस्तावना लिखी है। इसमें कुछ शब्द गलत हो सकते हैं क्योंकि मैंने टाइपिंग जल्दी में की थी, तो हो सकता है कुछ गलत हो, तो उसको आप माफ करिएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे नारी में, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान। राष्ट्र निर्माण सीधी सी बात है, देश के जो प्रगति है
जो देश के अंदर उन्नति हुई है उसमें नारी का क्या योगदान है, इसके बारे में हमें जिक्र करना है इस निबंध के अंदर। तो क्या है, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आदि आबादी अर्थात स्त्री की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाई देखिए, कोई भी राष्ट्र क्या महिला और पुरुष से मिलकर बना होता है, इधर पुरुष इधर महिला, यानी कि आदि आबादी जो होती है वो पुरुष होगी और आदि होगी महिलाएं। तो अगर कोई देश 100% क्या करता है, उन्नति करता है, तो उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तो यही लिखा है मैंने कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आदि आबादी अर्थात स्त्री की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आदि आबादी यदि किसी भी कारण से निष्क्रिय रहती है तो उस राष्ट्र या समाज की समुचित एवं उल्लेखनीय प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसमें मैं ये कहना ये चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आदि आबादी निष्क्रिय रहती है, महिलाओं को कोई काम नहीं मिलता है, उनको समाज के विकास में कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, तो उस समाज का जो है उल्लेखनीय अच्छा विकास नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है, यानी कि यत्र नारी रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कुछ है। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये है मतलब एक श्लोक टाइप का है। तो यहां मैंने वो डाला है, आप संस्कृत का भी लिख सकते हैं, यानी कि जहां महिलाओं का सम्मान है वहां देवता निवास करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या, उसके बाद क्या, ये मध्य भाग हो गया शुरू, यहां पर आपको विस्तार करना है। भारत की कुल जनसंख्या में 39% कार्यशील जनसंख्या है, जिसमें लगभग 1/4 महिलाएं हैं। कृषि प्रधान देश में कृषि कार्य से सक्रिय भूमिका या यहाँ पर अदा करते हुए स्त्रियां प्रारंभ से ही अर्थव्यवस्था का जो है आधार रही है, अधरब नहीं है, आधार रही। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के कार्य का कभी उचित रूप से आर्थिक मूल्यांकन नहीं हुआ है। आधुनिक युग में समाज सुधारकों के प्रयासों एवं शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार लाना प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम राष्ट्र के समुचित प्रगति के पथ पर, यहाँ पथ पर निरंतर अग्रसर होने के रूप में सामने आया है। तो ये थोड़ा सा हमने निबंध लिखने की कोशिश करी है, आप इसी प्रकार से बहुत बेहतर निबंध लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि निबंध को हम किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ साथ धन्यवाद, थैंक यू।